अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ता। कौमी असम्बली से इस्तीफा और बाद में रावलपिंडी में जलसे के दौरान सूबाई असम्बलियां तोड़ने का ऐलान करके इमरान खान ने अपनी और तहरीक इंसाफ की सियासत को ऐसी बंद गली में पहुंचा दिया है जहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। इस गली से निकलने का कोई रास्ता है, ना ही वापसी की कोई गुंजाइश मौजूद है। शुरू में किसी से मशवरे के बगैर एक रस्मी कार्रवाई और एक खत के जरिए कौमी असम्बली से इस्तीफों का ऐलान और बाद में किसी को एतमाद भी लिए बगैर असम्बलियां तोड़ने का फैसला इमरान खान के गले की हड्डी बन चुका है। सूबाई असम्बलियां तोड़ने पर इख्तलाफात शुरू दिन से ही मौजूद थे, लेकिन अब अचानक से कौमी असम्बलियों से दोबारा मुस्ताफी होने के फैसले पर भी इमरान खान को हजीमत उठाना पड़ रही है। इमरान खान कौमी असम्बली से इस्तीफों और सूबाई असम्बलियां तोड़ने की रट तो मुसलसल लगाए हुए हैं, लेकिन वो इसमें भी मकमसे का शिकार है क्योंकि 37 के करीब MNAs नहीं चाहते कि वो इस्तीफा दें। कल स्पीकर कौमी असम्बली के सामने पेश होने के फैसले पर PTI ने यू टर्न लिया क्योंकि 37 के करीब अराकीन कौमी असम्बली ने इजलास में शिरकत से माजरत कर ली थी, जिसके बाद आज तहरीक इंसाफ के वफ्द जो स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के लिए पहुंचा। अब ये मुलाकात पहले से तयशुदा थी, लेकिन फिर पार्टी के दो सीनियर तरीन रहनुमाओं जिनमें परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी शामिल हैं, उन्होंने इस्तीफे के लिए स्पीकर से मुलाकात से माजरत की। पार्टी जराये के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ने पार्टी की क़यादत को वफ्द के साथ पेश न होने का पैगाम आखिरी वक्त में भिजवाया, जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि इस्तीफों के मामले पर तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है उसमें इंतहाई सख्त नौयत का इख्तलाफ मौजूद है। ज़राए के मुताबिक परवेज खटक इस्तीफों की बजाय मुस्तकबिल में इंतखाबात पर बात के लिए वफ्द का हिस्सा हो सकते हैं, क्योंकि वो इस्तीफों के और शाह महमूद कुरैशी पार्लियामान में पहले ही वापसी का इंदिया दे चुके हैं। अली मोहम्मद खान भी इस्तीफों के हक में नहीं है और वो इस बात का इजहार पहले भी कर चुके हैं। मुज़ाकरात का ताल्लुक है, इंतखाबात की तारीख पर आमादगी का इजहार कर ले, इंतखाबात के लिए आमादा हो जाएं तो हम बैठकर जो इस्लाहात दरकार हैं वो करने। हाउस ऑफ फेडरेशन सेनेट से पॉसिबल नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। मेरी जाती राय है, पार्टी मौक़िफ़ नहीं है, मेरी जाती राय है कि सेनेट से कभी इस्तीफा नहीं देना चाहिए। बाकी सूबों में इंशाल्लाह वो हो सकता है अगर जरूरत पड़ी। परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी की माजरत के बाद इमरान खान भी परेशान दिखाई दे रहे हैं और परेशान होना फितरी बात है और वो हुए भी हैं। और इसी परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक को लाहौर बुलाया ताकि उनसे इस्तीफों के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ ले लिया जाए। दूसरी जानिब आज परवेज खटक और शाह महमूद कुरैशी की गैर मौजूदगी में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की क़यादत में PTI के वफ्द ने स्पीकर से मुलाकात की। इस वक्त में साबिक स्पीकर असद कैसर, साबिक डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी, PTI चीफ विप आमिर डोगर, साबिक वजीर ममलिकत डॉक्टर शब्बीर कुरैशी, फ़हीम खान, अताउल्लाह खान, अमजद खान न्याजी, ताहिर इकबाल, जाहिद अकरम दुरानी और कुछ दीगर लोग शामिल थे। लेकिन ये मुलाकात भी नतीजा खेज साबित नहीं हो सकी क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली ने इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने से इनकार किया, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर करने पर इसरार बरकरार रहा और कहा जाता रहा कि कानून और आइन के मुताबिक कौमी असम्बली नशस्तों से इस्तीफे दे चुके हैं जिनको साबिक डेप्यूटी स्पीकर मंजूर कर चुके हैं। अब इस्तीफों की तस्दीक का अमल नहीं, मामला इलेक्शन को भेजने का है। अब इलेक्शन कमीशन को मामला जाए, जबकि ज़राए के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने एक बार फिर PTI को ऐवान में आने की दावत देते हुए मशवरा दिया है कि इंतखाबात में कुछ बार रह गए, पार्लियामान में आकर अपना किरदार अदा करें। इस्तीफों की तस्दीक के हवाले से आईन पाकिस्तान और कौमी असम्बली के कवायद ज़वाबित के मुताबिक फैसला किया जाएगा। और मुलाकात में मीडिया से बात करते हुए PTI वफ्द की क़यादत करने वाले असद कैसर ने मौक़िफ़ अपनाया कि ये इस्तीफे इसलिए मंजूर नहीं कर रहे क्योंकि इलेक्शन से भाग रहे हैं। जिस तरह 11 अरकान के इस्तीफे कबूल किए, इसी तरह बाकी अरकान के इस्तीफे भी मंजूर किए जाने चाहिए। स्पीकर साहब के सामने अपना मौक़िफ़ रखा, हमने उसको बताया कि सबसे पहले बात तो ये है, ऑलरेडी कासिम खान सूरी जब स्पीकर थे तो इन्होंने एक प्रोसेस मुकम्मल किया था, उसको साइन कर चुके थे। इसके बावजूद स्पीकर साहब ने जो है ना वो रोके रखे जो कि गैर कानूनी है। तो हमने उससे पूछा स्पीकर साहब से कि क्या ये जो हमारे 11 MNAs ये जो आप लोगों ने डिनोटिफाई की थी, क्या वो आपके पास आए थे? क्या उसने आपके पास जो है ना कोई रिटर्न में दिया था? उसके पास कोई जवाब नहीं था। कि स्पीकर साहब का ये फैसला जो है ना बाइस्ड है। वो बाइस इसलिए है कि एक तरफ आप फैसला करते हैं कि मुझे सारे के सारे आ जाएं मेरे सामने जो है ना हैंड राइटिंग पे दे दे, और दूसरी तरफ जो है ना आप फिर 11 लोगों की रिजिग्नेशन मंजूर करवाते हैं। इस पार्लियामेंट का तारीख में नहीं हुआ है। हमने इससे मुतालिबा किया है कि देखिए हम तमाम लोग, शाह महमूद कुरैशी साहब उस दिन खड़े हो गए, उसने फ्लोर पे कहा और तमाम MNAs जो है ना उसके साथ इकट्ठे खड़े हो गए। उन्होंने एलानिया कहा कि हम अपनी सीट से रिजिग्नेशन दे रहे हैं, आप इसको एक्सेप्ट करें। इस मुलाकात में PTI वफ्द को उस वक्त सख्त हजीमत और हैरानी का सामना करना पड़ा जब स्पीकर ने उन्हें बताया कि उनके कुछ अरकान उनसे खुफिया राब्ते कर रहे हैं। असम्बली ज़राए के मुताबिक 6 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने उन्हें खुद फ़ोन करके बताया कि इस्तीफ़ों पर उनके दस्तखत जाली हैं। 22 अरकान ने स्पीकर को टेलीफोन करके इस्तीफ़े कबूल ना करने की दरख्वास्त की।
जुबैदा जलाल, गुलाम बीबी भरवाना, गुलाम मोहम्मद लाली ने ईवान के हाजिरी रजिस्टर में मुसलसल हाजिरी लगाई है, जबकि नवाज इलाही और तालिब नकई ने स्पीकर को छुट्टी की दरखास्त दे रखी है और उन्हें राब्तों की वजह से स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने वफ्द को वाजे किया कि आइन और कानून के तहत एक साथ इस्तीफे कबूल नहीं किए जा सकते। हर रुकन को अकेले तस्दीक के लिए आना होगा और यकीनी बनाएंगे कि किसी पर इस्तीफे के लिए दबाव ना हो। मुलाकात के बाद स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने भी मीडिया को इस बात से आगाह किया और कहा कि आर्टिकल 64 के तहत इस्तीफा हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए, जिसके बाद स्पीकर को इन अरकान से मुलाकात अलग-अलग करनी चाहिए। जिसे जाना है जा सके, उस पर कोई दबाव नहीं है। और पीटीआई के मुताबिक कानून साजों ने उसे रुजू किया और कुछ अरकान ने छुट्टी की दरखास्तें भी दे दी हैं। राजा परवेज अशरफ ने इस मुलाकात के बाद क्या मौक़िफ़ अपनाया, जरा वो भी आपको दिखाता हूं। आर्टिकल 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की शिक में यह है कि इस्तीफा जो है वो हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए। इस्तीफा देने वाला मेंबर जो है वो अपने हाथ से इस्तीफा लिखेगा। रूल में यह है कि वो जिस वक्त इस्तीफा स्पीकर के पास आता है तो स्पीकर उस मेंबर को बुलाएगा। आज उन्होंने फरमाया कि 127 लोगों ने जो है वो इस्तीफे दिए थे। मैंने उनको कहा कि बहुत सारे आपके दोस्त जो थे जिन्होंने इस्तीफे दिए, उनमें से कुछ लोग तो कोर्ट में चले गए और हमें यह तासुर दिया गया था कि ये तो हम हुकूमत पे दबाव के लिए इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग हाउस में आकर चले गए हाजिरी लगवाकर। आप ईवान के अंदर आए, आपने जो बात करनी है वो आप ईवान के अंदर करें, यहाँ आपकी आवाज ज्यादा मुवस्सर होगी। को मैं दबाव समझता हूँ क्योंकि इनके अपने पार्टी के लोगों ने जब फोन करके कहा, जब हाजिरियां लगवा ली, जब छुट्टी की दरखास्तें दे दी, तो फिर मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि एन ब्लॉक किसी के इस्तीफे मंजूर करूँ। जब मैंने उनसे कहा कि मैं दोबारा खत लिख दूं तो उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी से मशवरा करके फिर आपसे बात करेंगे। आज कराची की एहतसाब अदालत के पार सिंध असम्बली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने भी इस्तीफे और असम्बलियां तोड़ने की कवायद के हवाले से बात की और कहा कि असम्बलियां 5 साल के लिए होती हैं, इन्हें तोड़ने के लिए वजूहात चाहिए होती हैं। जो मेंबरान असम्बली तोड़ने की करारदाद लाते हैं, स्पीकर उन्हें अपने चैम्बर में तलब करता है। मेंबरान की वजूहात लिखकर देने के बाद असम्बलियां तोड़ने का फैसला होता है। असेंबली तो एक वक्त के लिए आती है, उसका एक टेन्योर होता है 5 साल का। उसको तोड़ने के लिए आपको एक्सक्यूज चाहिए जेन्युइन कि आप क्यों तोड़ रहे हैं। उस असेंबली ने क्या कसूर किया है, जो आपके जो अंदर मेंबर साहबान बैठे हुए हैं उनकी क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से आप उसको तोड़ रहे हैं। तो वो एक्सक्यूज जब तक नहीं। अब कौमी असम्बली से इस्तीफों का मामला तो उलझा हुआ है ही, लेकिन इसके अलावा भी कुछ आदाद शुमार हैरान कुन है, क्योंकि कौमी असम्बलियों से इस्तीफों की जो तादाद बताई जा रही है इसके आदाद शुमार गलत है। तहरीक इंसाफ के मुताबिक 155 अरकान के इस्तीफे मंजूर होने चाहिए, लेकिन पीटीआई के ईवान में अरकान की तादाद 155 से कम होकर 116 रह गई है, क्योंकि पीटीआई के मुनहरिफ 21 अरकान है। ऑपोजिशन बेंचेस पर वो बराजमान है इस वक्त, जबकि तहरीक इंसाफ के 3 अरकान ने इस्तीफे दिए ही नहीं। इमरान खान की 7 नशस्तों समेत महमूद मौलवी, नदीम ख्याल खान, शानदाना गुलजार के हल्फ ना लेने पर पीटीआई की 10 नशस्तें ताहाल खाली हैं। पीटीआई अरकान अब्दुल शकूर शाद और मियां मोहम्मद सुमरो की रुकनीत का मामला अदालत में ज़ेर इल्तवा है, जबकि इमरान खान की नाअहली पर 3 नशस्तें पहले से ही खाली हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के ऐलान पर 116 अरकान कौमी असम्बली दोबारा मुस्ताफी होंगे और दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में भी वज़ीर आला के एतमाद के हवाले से पर पूरे एतमाद दिखाई नहीं दे, क्योंकि ज़राए के मुताबिक पीटीआई के 9 अरकान बागी हो चुके हैं और इन बागी अरकान के बारे में इमरान खान को भी बता दिया गया है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इन बागी अरकान को बनाने के लिए शाह महमूद कुरैशी और उमर सरफराज चीमा को टास्क सौंप दिया है और 2 जनवरी के इजलास में शिरकत न करने वाले अरकान को सख्त कार्रवाई का इंदिया भी दे डाला गया है। और तहरीक इंसाफ के दावों और हकाइक में ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई दे रहा है। यहाँ सवाल तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से उठता है कि जब उनकी पार्टी की सीनियर लीडरशिप ही इस्तीफों और असम्बलियां तोड़ने के हक में नहीं है, तो वो क्यों इस मामले पर जिद किए हुए हैं? क्या उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार का हुसूल है? और सवाल तो ये भी है कि इमरान खान अपनी जमात को एक जमहूरी जमात बताते हैं, लेकिन एक जमहूरी जमात के मंशूर के बरक्स वो सलाह मशवरे के बगैर अपने अहकामात और अपनी मर्जी को ही क्यों हरफ आखिर समझते हैं? इसी मामले पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा अमजद अली खान न्याजी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम न्याजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। न्याजी साहब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफ्द जो स्पीकर से मुलाकात के लिए गया, उस वफ्द में आप भी मौजूद थे और रिपोर्टेडली इस वफ्द की क़यादत शाह महमूद कुरैशी साहब ने करनी थी। तो क्या हुआ कि शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक जैसे जो मरकजी कायदीन हैं वो ऐन मौके पर खिसक गए, मुलाकात में मौजूद नहीं थे? असद कैसर साहब हमारे सीनियर हैं, हमारे बड़े हैं और एक्स स्पीकर रहे हैं। वो अहम जिम्मेदारी पहले वो केपी में अदा करते रहे एज ए स्पीकर और फिर यहाँ पे एज ए स्पीकर भी वो करते रहे हैं। तो अचानक जो है उन्होंने आना था हमारे साथ, लेकिन मीटिंग आ गई जमान पार्क में, जिसकी वजह से उन्हें इमरजेंसी में वापस लाहौर जाना पड़ गया।
इस खबर में किस हद तक सदाकत है? न्याई साहब के शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक ये समझते हैं कि असेंबली से इस्तीफे नहीं देने चाहिए? 0%, बल्कि -0%। तमाम ऑनरेबल मैं समझता हूं मेंबरान और तमाम सीनियर लीडरशिप हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी है पूरी, वो यकसू है इस मसले पे। कोई किसी का आधा फीसद भी एतराज नहीं है। मैं समझता हूँ ये सोच ही किसी की गलत है। लेकिन स्पीकर कौमी असेंबली और असेंबली सेक्रेटेरिएट से जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक जो नवाज इलाही हैं और तालिब नकई हैं, मेंबर नेशनल असेंबली है आपकी पार्टी से, उन्होंने छुट्टी की दरखास्त दी। जुबैदा जलाल, गुलाम बीबी परवाना, गुलाम मोहम्मद लाली ने हाजिरी रजिस्टर पर लगाई और 22 अरकान ने टेलीफोनिकली स्पीकर साहब से रब्ता किया। और फिर 6 लोग ऐसे हैं जो ये राय रखते हैं कि इज्तिमाई इस्तीफों पर मौजूद दस्तखत जाली हैं। उन 6 लोगों ने इस पर दस्तखत नहीं किए। ये हमारी रिजर्वेशंस इस तरह की नहीं है जिस तरह आपको बताई जा रही है। हमारी रिजर्वेशन जो है कि 127 लोगों ने इस्तीफे दे दिए, मंजूर हो गए, नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा? और आज मुख्तलिफ तौजीहात बयान की जा रही हैं कि जी हम इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकते या नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। हम तो जो लीगल प्रोसेस था वो मुकम्मल करके हमारे डिप्टी, उस वक्त के डिप्टी स्पीकर अपना सूरी साहब कर गए थे। तो आज कौन सी ऐसी हिच आ गई? 11 लोगों को आपने डी नोटिफाई किया सिर्फ पॉलिटिकल, मैं समझता हूँ कि माइलेज के लिए, कि वहां पे शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से आज तमाम पाकिस्तान जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा है। और लेकिन भाई साहब, आपने खुद एज पैनल ऑफ चेयरमैन बहुत सारे इजलास जो है कंडक्ट किए हैं। आप तो मेरा ख्याल है रूल्स और प्रोसीजर्स को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। उस वक्त कासिम सूरी साहब ने जब रेजिग्नेशंस लिए थे तो वो प्रोसेस इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डी नोटिफाई करने के लिए नहीं भेजा था। आधा प्रोसेस तो शायद हो गया था, प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ था। राजा परवेज अशरफ साहब के पास जब ये मामला आया तो आर्टिकल 64 के तहत वो ये कहते हैं कि लोगों का इंडिविजुअली आना, हैंड रिटन रेजिग्नेशंस देना और स्पीकर को मुतमईन करना बड़ा जरूरी है। शाह महमूद कुरैशी साहब हाउस में खड़े हुए, तमाम ऑनरेबल मेंबरान खड़े हुए, उन्होंने जग ज़बान होके शाह साहब की आवाज में अपनी आवाज मिलाई और हमने अपना रिजाइन देने का ऐलान किया और हाउस से बाहर चले आए। तो मुझे ये बताएं कि उसके बाद क्या जवाब बनता है नोटिफिकेशन जारी ना करने नहीं, का? आप ही के पार्टी के एक रुकन शकूर शार साहब का तो ऑलरेडी मामला अदालत के अंदर था। उन्होंने कहा मैं इस्तीफा नहीं देना चाहता था, ये मुझसे इस्तीफा क्यों लिया जा रहा है? कोई एक बंदा लोटा बनना चाहता है तो एक और 127 में बड़ा फर्क है। नहीं, 6 लोग और कह रहे हैं कि हमारे रेजिग्नेशंस जो है वो बिल्कुल जाली दस्तखत है उसके ऊपर। 6 लोग कह रहे हैं। ओहो, किसी का कोई जाली दस्तखत नहीं है। कोई मुझे एप्लीकेशन या कोई ऐसा मुझे दे बयान दे दें, किसी के रिटर्न कोई स्टेटमेंट दे जिन्होंने कहा हो कि जी हमारे दस्तखत जाली है। अब ये तोड़ मरोड़ के बयानात को या चीजों को मैनिपुलेट करना मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं है। और पीडीएम की जो है वो काम पे टांग रही है कि इलेक्शन से भागना चाहते हैं। सीधी सी बात है, आज पाकिस्तान की 75% आबादी जो है वो चाह रही है कि इलेक्शन हो। आज आप देखें कि बेशक आप सर्वे करा लें, आज पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्री, मैं इस पॉइंट पर आता हूं, लेकिन ये खबर दुरुस्त नहीं है कि 2 रोज पहले, क्योंकि कल स्पीकर साहब से मुलाकात होनी थी, स्पीकर चैम्बर में इंतजार भी करते रहे, पीटीआई का कोई रुकन नहीं आया, तो 2 रोज पहले जो इजलास बुलाया गया था उसमें 37 MNAs मौजूद नहीं थे, जो काफी सेटबैक था पीटीआई के लिए। नॉट एट ऑल। ये बात को गलत पैराए में स्पीकर साहब के साथ आज बड़ी इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू हुई है। उन्होंने खुद कहा था कि मैं लाड़काना में हूं और लाड़कान मैं आपको 29 को मिलूंगा। और आज हमने उनसे ये बात की है कि आपने कहा था कि मैं 29 को होना है, मैंने 28 को नहीं होना। तो मीडिया पे जो रिपोर्ट हुआ वो गलत हुआ। आपसे हमारी जो मुलाकात तय थी वो 28 नहीं 29 की थी और इसी वजह से आज हम 29 को आए हैं। नहीं राय साहब, इस मखमसे को खत्म होना चाहिए ना। 2014 के अंदर भी आप लोग रेजिग्नेशन देके वापस आए थे। उस वक्त जो स्पीकर कौमी असम्बली थे सरदार अयाज सादिक, उन्होंने इसलिए रेजिग्नेशन लिए थे कि वो कहते हैं कि मुझे ये अंदाजा था कि असम्बली में लोगों को वापस आना चाहिए और वो इस बात के हामी भी थे। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम सिचुएशन क्या है? क्योंकि आज भी स्पीकर ने आपको दावत दी है कि नेशनल असम्बली में वापस आए। कोई मखमसा नहीं है, बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो अब अगर आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होते, पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो सकता। इस लिहाज से कि आज आपकी इकोनॉमी जो है ऑलमोस्ट, अल्लाह ना करे कि उस तरफ चले जाए, लेकिन कोलैप्स हो चुकी है। आज आपके जितने भी सफारत खाने हैं
उनको बहुत सारे सफारत खाने ऐसे जिनको 1-1-2 माह की तनख्वाह नहीं मिली। आपका ड्राई पोर्ट जो है वो कंटेनरों से बढ़ गया है। नहीं, इस बात की क्या श्योरिटी के इलेक्शंस होंगे और आपकी हुकूमत अगर आ जाएगी तो ये मामला ठीक हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनली कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इस वक्त गुंजाइश तो नहीं है। अदालतें हम समझते हैं कि आज़ाद रहनी चाहिए और उनको कोई भी टेम नहीं कर सकता। कोई भी अगर एक्स्ट्रा मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बात होती है तो इसकी पाकिस्तान के आइन के अंदर तो कोई गुंजाइश नहीं है। अगर फिर भी कोई एडवेंचर तुम्हें करना चाहता है तो क्या पाकिस्तान की अवाम भेड़ बकरी है कि वो इस एडवेंचर को मान लेंगे? साहब, ये 2 जनवरी को सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी बुलाया गया है। पंजाब असम्बली के अंदर भी आपके 9 अरकान हैं जो असम्बलियों की तहलील से बागी हैं और इसका इदराक तो खुद PTI को भी है कि 4-5 खवातीन हैं और बाकी मेल मेंबर्स हैं जो नहीं चाहते कि पंजाब असम्बली भी डिसॉल्व हो। तो क्या करेंगे? ना प्रोविंस के अंदर लोग चाहते हैं असम्बली डिसॉल्व हो, ना नेशनल असम्बली में लोग रेजिग्नेशंस दे के वापस बाहर आना चाहते हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी क्या है फिर? हाँ, मेरे ख्याल में ज्यादातर अज्यूम कर रहे हैं चीजों को। जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात होगी तो आपको मालूम हो जाएगा कि कौन खिलाफ है कौन हक में है। ऐसी कोई बात नहीं है। तमाम देखिए नहीं सब बात का आपको पता है, मैं बतौर सहाफी अपने जराए से खबर दे रहा हूँ। मेरा ख्याल बहुत सारी चीजों का आपको भी इदराक है। मेरे ख्याल आप इस चीज को एक्नॉलेज करें या ना करें, लेकिन बिल्कुल हमें इदराक है कि एक हमारा जो ऑनरेबल मेंबर है हमारे लिए मौजूद है और इमरान खान के हर फैसले के साथ खड़ा है। आजकल सर टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के हवाले से खासी बातें हो रही हैं। ये टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट या फ्रेमवर्क जो है, क्या इस पर कन्विंस्ड है PTI? कुछ ऐसा होने जा रहा है और इस हवाले से कोई बात हो रही है किसी जगह पर? नहीं है। मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशन आपने भी पढ़ा होगा और मैंने भी पढ़ा है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और मेरे ख्याल में इसको कोई भी पाकिस्तानी जो है मानने को तैयार नहीं है। और कोई भी, मैं समझता हूँ कि अब नजरिया जरूरत जो है वो दफन हो चुका है और होना भी चाहिए। ठीक, न्याय साहब, लास्टली ये फरमाइएगा, ये मामला अगर डिले होता है पंजाब असम्बली से रेजिग्नेशन वाला भी और नेशनल असम्बली के अंदर भी स्पीकर डटे हुए इनकार कर रहे हैं कि वो 1 by 1 लोग आएंगे, उनको मुतमईन करेंगे तो रेजिग्नेशंस होंगे, अगर ये मामला तूल पकड़ता है तो फिर अर्ली इलेक्शंस का जो ख्वाब है या अर्ली इलेक्शंस का जो मुतालबा है, इसका मतलब ये तो फिर पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आज जो गवर्नमेंट है ना वो अपने बोझ से खुद गिर पड़ी है। आज पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो इतनी वर्स्ट हो चुकी है कि ये खुद ब खुद गिर रहे हैं अपने वजूद के साथ और गिर चुके हैं। इसको कितने दिन सहारा कोई देगा? तो आप भी यही चाहते हैं कि इनको एक्सपोज होने दिया जाए? पास कोई एजेंडा ही नहीं है। आप भी यही चाहते हैं कि ऐसे ही चलता रहे ताकि एक्सपोज हो जाए, जब पब्लिक में जाए तो पब्लिक अपने वोट से जाहिर कर दे कि वो नहीं। हम समझते हैं कि देखो वोट तो लोगों ने देना है। हम ये तो नहीं कहते ना हमें गवर्नमेंट दी, हम तो चाहते हैं कि लोगों को हक दिया जाए कि वो अपने लिए वो लोग पसंद करें ना जिनको वो इक़्तिदार में ले आना चाहते हैं और पाकिस्तान को जो है वो एक बेहतर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, उनके हाथ में देना। ये इतना डबो न जाए पाकिस्तान को कि फिर इसकी मैस रिकवरी हमारे पास है ही ना, या इन हालात में ना छोड़ के जाएं, ये भाग ना जाएं, क्योंकि हमेशा इन्होंने भागने में आफियत समझी और पाकिस्तान को जितना लूट लें उतना इनके लिए ये एजेंडा रहा है। फिर इनको कभी ईवान फील्ड के फ्लैट संभालते हैं और किसी को दुबई में। चले जाते जाते एक सादा से सवाल का जवाब दे दें न्याजी साहब, एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते में आप? नहीं। ये राब्ते हाल ही में मुनक़ता हुए हैं या खासी देर से मुनक़ता है? हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी इदारे हमारे लिए मोहतरम है उनको हर एक इदारे को अपना आईनी रोल अदा करना चाहिए और पाकिस्तान की सलामती के लिए मैं समझता हूं सबको अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अमजद अली खान न्याजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। कराची की सियासत में बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आ रही है, मुत्तहद होने जा रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के। वेलकम बैक। 1980 की दहाई में अपने सियासी आगाज से ही MKM कराची के इंतखाबी मैदान में कामयाबियां समेटती रही है, लेकिन गुज़श्ता 2 बरसों और बिलखुसूस अगस्त 2016 के बाद से पार्टी में धड़ेबाजी शुरू हो गई। कराची की अक्सरियती उर्दू बोलने वाली बरादरी महाजरीन की नुमाइंदगी करने वाली MKM के इस वक्त 4 धड़े हैं। पहला धड़ा MKM हकीकी था जो 1992 में उभर कर सामने आया।
पीएसपी यानी पाक सरजमीन पार्टी के नाम से दूसरा बड़ा धड़ा 2016 में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बनाया। एमक्यूएम पाकिस्तान जो कि सबसे बड़ा धड़ा है उस वक्त सामने आया जब कराची में मौजूद पार्टी की आला क़यादत ने बानी एमक्यूएम को सदारत से फारिग कर दिया। चौथा धड़ा जिसे एमक्यूएम लंदन का नाम दिया जाता है बुनियादी तौर पर लंदन में मौजूद बानी एमक्यूएम के वफादारों पर मुश्तमिल है। आज से चंद बरस पहले तक कराची शहर को जाना ही एमक्यूएम के नाम से जाना जाता था। एमक्यूएम कराची में बड़े पैमाने पर सीटें जीतकर मुल्की और सूबाई सियासत में अहम पोजीशंस लेने में कामयाब भी रहती थी, लेकिन इलेक्शन 2018 के बाद मामलात उस वक्त बदले जब कराची में अक्सरियती सीटें तहरीक-ए-इंसाफ जीतने में कामयाब हुई। कराची जैसे शहर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 14 MNAs थे। इसके बाद से अब तक एमक्यूएम कराची में भी बेगानी होती दिखाई दे रही है। इस केस स्टडी के लिए कराची में होने वाले हालिया ज़िमनी इंतखाबात सामने रखे तो पता चलता है कि लाखों वोट लेने वाली एमक्यूएम अब हल्के से 10,000 20,000 वोट नहीं निकाल पाती। इस सूरत हाल में एमक्यूएम की परेशानी वाज़ेह है। जिन मुतालबात के लिए एमक्यूएम ने हुकूमती इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार की वो भी पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, जिसकी वजह से एमक्यूएम की फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रही है, तशवीश भी बढ़ रही है। एमक्यूएम के तमाम धड़े ही परेशान हैं कि जो वोट आपस में बांटना था वो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ में बट रहा है। अब कुछ अरसे से एमक्यूएम के तमाम धड़ों के इत्तेहाद की कोशिश हो रही है। कामरान टिसौरी गवर्नर सिंध की आईनी जिम्मेदारियां संभालने के साथ ही मुत्तहिदा के धड़ों को यकजा करने के लिए फाल दिखाई दे रहे हैं। तहम बाज़ हल्के गवर्नर की इस ताज़ा मसरूफियत को बासर कुव्वत के स्क्रिप्ट का हिस्सा जाहिर करने का तासुर दे रहे हैं। और इत्तलात है कि इतवार को एमक्यूएम पाकिस्तान और पाक सरजमीन पार्टी यानी पीएसपी मुत्तहिद हो जाएंगे, यकजा हो जाएंगे, एक होने जा रहे हैं। और इत्तलात ये भी हैं कि गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी आज रात पाकिस्तान हाउस पहुंचेंगे, जहां मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी से मुलाकात करेंगे और पीएसपी रहनुमाओं को एमक्यूएम में बाज़ाब्ता वापसी की दावत देंगे। गुज़श्ता रात कराची में कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एमक्यूएम के अहदेदारान और गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी मौजूद थे। एमक्यूएम ज़राए से जो खबर सामने आई है इसके मुताबिक इजलास में पीएसपी के चेयरमैन समेत रहनुमाओं की एमक्यूएम पाकिस्तान में वापसी पर तबादला ख्याल हुआ है। इजलास में डॉक्टर फारूक सत्तार की वापसी पर भी बातचीत हुई है और गवर्नर सिंध ने मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और फारूक सत्तार से होने वाली मुलाकातों से आगाह किया है। ज़राए ने बताया है कि पीएसपी और डॉक्टर फारूक सत्तार की वापसी से मुताल्लिक राब्ता कमेटी के पास होंगे, यानी इस प्लान को हतमी शक्ल दी जा रही है। आज भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। गवर्नर हाउस में इजलास हुआ है जिसमें एमक्यूएम की जो राब्ता कमेटी है वो भी मौजूद थी। कामरान टिसौरी मौजूद थे और उसमें इस अज़म का अदा किया गया है कि एमक्यूएम पाकिस्तान अपने दरवाजे उन लोगों के लिए खुले रखेगी जो पार्टी की गाइडलाइंस और पार्टी पॉलिसी पर अमल करेंगे और नज़रियाती तौर पर पार्टी के साथ खड़े होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब कुछ एट दिस पॉइंट इन टाइम क्यों हो रहा है, इसके पसे पर्दा मुहर्रकात क्या है, वजूहात क्या है। कराची के हालिया ज़िमनी इलेक्शंस में ये मामला देखे गए हैं कि टर्न आउट बहुत कम रहा। कराची का वोटर हमेशा मुतहर्रिक वोटर समझा जाता रहा, लेकिन हालिया ज़िमनी इंतखाबात में वोटर टर्न आउट सिर्फ 14% देखा गया, जो मुल्क भर में सबसे कम था। तभी सोशल मीडिया में बानी एमक्यूएम का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कराची के वोटर से वोट ना डालने की इस्तदा की, और जब वोटर टर्न आउट कम रहा तो उन्होंने कराची की आवाम का शुक्रिया भी अदा किया। इसके बाद कराची के हलकों में ये बात होना शुरू हुई कि एमक्यूएम लंदन अब भी पूरी तरह कराची की सियासत में फ़ाल है। कराची की सियासत में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये समझती है कि अगर मुत्तहिद होती है तो उसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बानी एमक्यूएम आते हैं, वापस फिर से धड़ों को यकजा करते हैं, कोशिश होती है, तो इसमें उन्हें कोई हर्ज नहीं होगा। यानी इस वक्त कुछ पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ये समझते हैं कि कराची की सियासत में इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि एमक्यूएम धड़ों को यकजा कौन कर रहा है? क्या ये वक्त की ज़रूरत है या कराची में उखाड़ पिछाड़ का एक नया खेल शुरू हो गया है? क्या इस इत्तेहाद की आड़ में बानी एमक्यूएम को कराची की सियासत में वापस लाना और तहरीक इंसाफ को कराची से बेदखल करना मकसूद है? क्या बानी एमक्यूएम को भी एनआरओ मिल सकता है और ये एनआरओ अगर मिलेगा तो देगा कौन? ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। यकीनन इन सवालात का जवाब आने वाले दिनों में ज़रूर सामने आ जाएगा। हमने एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम के मुख्तलिफ धड़ों से कायदीन से रब्ता करने की कोशिश की क्या है वो प्रोग्राम में अपना मौक़िफ़ दें। लेकिन आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्योंकि कराची में हो रही है। कामरान टिसौरी साहब ने पीएसपी के पास मुलाकात के लिए जाना है, तो पीएसपी वाले तो अभी तक अपनी राय इस हवाले से महफूज रखते हैं, वो कुछ भी बयान नहीं करना चाह रहे तावक्त कि उनकी मुलाकात ना हो जाए और कोई ब्रेक थ्रू सामने ना आ जाए। अभी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ऑनलाइन कर्ज के हुसूल से मुताल्लिक हमने एक स्टोरी की थी, उसके बाद मुताद्दिद डेवलपमेंट्स हुई हैं। जो ऑनलाइन कर्ज करना चाहते हैं उनके हवाले से कुछ डायरेक्शंस अब SCCP ने भी वाज़ेह कर दिए हैं और जो ऑनलाइन लेंडर्स हैं, जो कर्ज देने वाली पार्टीज़ हैं, उनको बाउंड किया गया है। उनके लिए क्या शराइत वज़ा की गई है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। ऑनलाइन कर्ज के नाम पर फ्रॉड का मकरू धंधा आजकल उरूज पर है। दर्जनों ऐसी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जो आवाम को आसान कर्ज के हुसूल पर ना सिर्फ लूट रही हैं बल्कि उनके इंतहाई जाती डेटा तक रसाई हासिल करके उनको ब्लैकमेल करने का धंधा भी उरूज पर है। रवा माह हमने इस पूरे स्कैंडल को अपने प्रोग्राम में एक्सपोज किया। हमारी दस्तक बारिश का पहला कतरा साबित हुई क्योंकि इसके बाद वफाकी तहकीकाती एजेंसी यानी FIA के पास इस फ्रॉड से मुताल्लिक बेशुमार दरखास्तें जा पहुंची जिस पर तहकीकात की गई। वफाकी मोहतसब ने अलग से इन कर्ज फराम करने वाली एप्लीकेशंस के बारे में मालूमात इकट्ठा करना शुरू की और अब SECP यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी डिजिटल कर्ज देने के लिए कवायद और ज़वाबित जारी कर दिए हैं। SECP ने मिस सेलिंग, डेटा प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी और लाइसेंस याफ्ता डिजिटल लेंडिंग कंपनीज के जबरदस्ती वसूली के तरीकों से मुतालिक बढ़ते हुए खदशात का नोटिस लिया है क्योंकि ये कर्ज फराम करने वाली कंपनीज इश्तिहारात कुछ चलाती थी, बताया कुछ जाता था और हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स होती थी। कवायद के मुताबिक मज़कूरा कंपनीज को कर्ज देने से पहले दरखास्त गुजार की मंजूर शुदा कर्ज की रकम, सालाना फीसद की शरह, कर्ज की मुद्दत, इसकी एक साथ तारीख के साथ यकमुश्त अदायगी की रकम और तमाम फीस और चार्जेस की तफसीलात बताना होंगी। SECP ने अवामी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और कर्ज लेने वालों के साथ मुनसिफाना सलूक को यकीनी बनाने के लिए हिदायत की है कि नए कवायद के मुताबिक मज़कूरा कंपनीज को कर्ज देने से पहले कुछ तफसीलात लाजमी सबमिट करना होंगी। कंपनी को दरखास्त गुजार की मंजूर शुदा कर्ज की रकम, सालाना फीसद की शरह, कर्ज की मुद्दत, एक साथ तारीख के साथ यकमुश्त अदायगी की रकम और तमाम फीस और चार्जेस की तफसीलात बताना होंगी और इन कवायद में कर्ज लेने वाले को कर्ज की फरामी से पहले कलीदी हकाइक स्टेटमेंट की जो फैक्ट स्टेटमेंट है वो भी जारी करना ज़रूरी होगी। शराइत को समझने में आसानी के लिए ऐप अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों ज़ुबानों में, उसकी वीडियो, ऑडियो, स्क्रीनशॉट और ईमेल, SMS के ज़रिए उसकी जो फैक्ट स्टेटमेंट है उसका खुलासा दिखाएगी। कर्ज लेने वाले से कोई भी फीस वसूल नहीं की जाएगी। गैर लाइसेंस याफ्ता डिजिटल कर्ज दहिंदगान की रोकथाम के लिए लाइसेंस याफ्ता डिजिटल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को अपने कर्ज देने वाले प्लेटफॉर्म पर मुकम्मल कॉर्पोरेट नाम और लाइसेंसिंग की हैसियत बशमूल लाइसेंस नंबर, दस्तावेजात, मवाद और इश्तिहारात का इंकशाफ करना होगा। मजीद बरा SECP ने डिजिटल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से मुताल्लिक शिकायत के अजाले के मौजूदा फ्रेमवर्क के अलावा भी शिकायत के अजाले का एक जामे तरीक़ाकार भी वज़ा कर दिया जिसमें डिजिटल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज की तरफ से तफसीली माहाना रिपोर्टिंग भी शामिल है। यानी ये जो नॉन बैंकिंग कंपनीज हैं जो स्टेट बैंक या मरकज़ी बैंक से रेगुलेट नहीं हो रही होती हैं, ये माइक्रो फाइनेंसिंग इस अंदाज में नहीं करती कि सेंट्रल बैंक इनको रेगुलेट करे। अगर SECP कर रहा होगा तो फिर ये शिकायत सारिफीन SECP में भी दर्ज करा सकेंगे और SECP बाकायदा तौर पर इनको रेगुलेट भी करेगा जो इटसेल्फ एक अच्छा मैकेनिज्म है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।